हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटेल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 7 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 6 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की जो स्टडी हुई है निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ये आर्टिकल बहुत रिलेवेंट है। इससे कनेक्टेड 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो भी यहाँ मेंशन है, डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड। तो जब ये आर्टिकल मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि उस आर्टिकल से कौन कौन सी की पॉइंट्स आप निकाल करके अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर बहुत ही अलग स्टैंड करेगा। ठीक है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ होगा। जो आर्टिकल समझाऊंगा उसका यूज़ आपके जो अर्थक्वेक रिलेटेड डिज़ास्टर्स होती हैं उससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो फार्मर्स और पॉलिसी मेकर्स ने कंसर्न्स रेज किए हैं प्लान ट्रीटी में जो अमेंडमेंट हुआ, ये उसके ऊपर है। कौन कौन से कंसर्न्स रेज किए हैं और क्या एक्चुअल में प्लान ट्रीटी में अमेंडमेंट किया गया है इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा। ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन कनेक्टेड आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ के आपको लग रहा होगा ये रिलेटेड टू फार्म एग्रीकल्चर है आर्टिकल। इसमें जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसके पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो आप देखेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में किस तरह से सीड का यूज़ होता है और उस सीड के लिए क्या यहाँ ट्रीटी की गई है। इसी के साथ अभी 2 से 3 दिन पहले का 4 जुलाई का एक आर्टिकल था, जहाँ पे मैंने आपको इंडिजिनियस सीड के ऊपर बताया था। फिर इसी से कनेक्टेड प्रीलिम्स में सीड विलेज कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आया था, 2017 में आया था प्रीलिम्स में कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। मैं आपको आर्टिकल भले ही मैं आपको एक ले रहा हूँ, लेकिन उसमें मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप क्वांटिटी पे ना ध्यान दें कि नहीं 10 आर्टिकल 10 एडिटोरियल आए हैं, बल्कि आप फोकस करें कि उस आर्टिकल से या फिर उस कंटेंट से आप कितना अपने लिए रेलेवेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है जो एक नया स्ट्रैटेजिक चैलेंज इंडिया के सामने है, चाइना पाकिस्तान के बीच में जो कोऑपरेशन चल रहा है उसको लेके। जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। इससे कनेक्टेड 2016 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए जब भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आर्टिकल जो दिख रहा है आपके सामने वो सिर्फ और सिर्फ वो उस ऑथर का ओपिनियन है। ठीक है, आपको उस ओपिनियन पे नहीं जाना है, आपको उसमें से अपने की पॉइंट्स निकालने हैं। तो कभी उस ओपिनियन के ऊपर आपको पीवाई क्यों नहीं दिखेंगे। आप ये नोटिस करेंगे कि जो आपने आर्टिकल पढ़ा है उस आर्टिकल में से कुछ पॉइंट्स आपको बड़े सही लगेंगे कि हाँ कनेक्टेड लगेंगे आपके सिलेबस से, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इस आर्टिकल को समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से इस क्वेश्चन में इस आर्टिकल के पॉइंट्स को इंक्लूड कर पाएंगे। जैसे इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ बाय पाकिस्तान आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द फ्यूचर ऑफ सार्क। ये है तो सार्क से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं आपको सार्क को सेपरेट पढ़ना है। इसमें आप की पॉइंट्स चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस चल रहा है, फिर अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल था जो कि चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर ट्राइलैटरल नेक्सस कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो वो किस तरीके से चैलेंजेस इंडिया के सामने लेके आता है, वो सारा डिस्कशन भी मैंने आपसे प्रीवियस आर्टिकल्स में कर चुका हूँ। फिर आपका आर्टिकल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया की या इकोनॉमिक बैकबोन है। ठीक है, जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। फिर आपका आर्टिकल है एआई के ऊपर कि एआई का यूज़ किस तरीके से ओशियन को मॉनिटर करने में किया जाता है और किस तरीके से हम मैरीन फोरकास्टिंग और अच्छी बना सकते हैं टेक का एआई का यूज़ करके। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। इससे कनेक्टेड अभी 2 साल पहले 2023 में क्वेश्चन था, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पर इसके की पॉइंट आप समझा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से ओशियन मॉनिटरिंग में, मैरीन फोरकास्टिंग में कर सकते हैं। हाउ डज इट हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। लेकिन अगेन देखिए यहाँ क्वेश्चन क्लिनिकल डायग्नोसिस में पूछा गया, तो क्या नेक्स्ट बार आपसे आपका हाउ डज एआई हेल्प इन मैरीन फोरकास्टिंग नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट एज इट इज़ नहीं पूछेंगे। कोई एक वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल से कनेक्ट करके वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछेंगे।
इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको आर्टिकल के वर्ड्स पे आपको स्टैटिक के रट्टा नहीं मारना है, आपको मेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरा मेन फोकस यही होता है कि एक आर्टिकल से मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में आपके पास नॉलेज गेन हो, ठीक है। डू यू परसीव एनी थ्रेट टू द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। ये पूरा हेल्थ केयर के ऊपर था, लेकिन अगेन इसमें से जब ये हेल्थ केयर के ऊपर है, लेकिन इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो इसको भी कहीं ना कहीं। अगर आप ब्रॉडर लेवल पे सोचोगे, मैरीन फोरकास्टिंग अगर अच्छी होगी तो उससे जो रिसोर्सेज हैं वो और अच्छे मिलेंगे। जब रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे तो फूड सिक्योरिटी पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। जब फूड सिक्योरिटी पड़ेगा तो हेल्थ केयर पे भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, है ना। क्योंकि सबके पास अगर खाना होगा, जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे तो अभी भी स्टेपल फूड कहीं ना कहीं आपका सी फूड ही चलता है। तो आप देखिए कनेक्ट कैसे हो रहा है, एआई को कैसे कनेक्शन यहाँ पे होता है। अभी तो मैंने मेन आर्टिकल स्टार्ट भी नहीं किया है। फिर नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल आपका है कि हाउस होल्ड सेविंग जो इंडिया में ड्रॉप हो रही है वो किस तरह से कंसर्न है। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। इससे कनेक्टेड 2017 में जो क्वेश्चन आया था, अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। अगेन एग्जैक्टली इसी सेविंग रेट क्यों इफेक्टिव है आपको आर्टिकल से आज मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा कि अगर सेविंग ना हो तो क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरीके से अभी चैलेंजेस हैं, हम सेव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कोविड का क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है सेविंग पे, जो आजकल लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। डू यू एग्री, व्हाट आर अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल, मैं ये भी आपको आज के आर्टिकल में समझाऊंगा। आर्टिकल देखिए रहेगा यही वाला, लेकिन इस आर्टिकल को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को दे पाएं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्रोथ पोटेंशियल अभी इंडिया के पास है जिससे इंडिया का जो सेविंग रेट नीचे गिरा है वो ऊपर बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे इंडिया की जो सेविंग रेट है वो और बढ़ाया जा सके। तो ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया आज पूरे आर्टिकल से जो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल डिस्कस करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है 72,000 करोड़ 72,000 करोड़ का एक जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, ठीक है। और उसने कहा है कि भाई जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वहाँ पे अर्थक्वेक का रिस्क बड़ा कम है, ठीक है। लेकिन अब ये जो कहा है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, इसका कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन उठाई गई है इस रिपोर्ट पे। एक्सपर्ट्स ने कहा है भाई साहब ज़रूरी नहीं है ये जो आप क्लेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन उठना बहुत ही लेजिट है, क्योंकि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है ये वो एरिया है जो कि अंडमान सुमात्रा फॉल्ट लाइन में आता है और इसी एरिया के आसपास 2004 में सुनामी आई थी और आप जान के हैरान होंगे 9.4 रेक्टर स्केल की सुनामी थी। आप सोचिए अर्थक्वेक था, कितना बड़े लेवल पे अर्थक्वेक आया होगा यहाँ पे 9.4। जनरली आप सुनते हो कि भाई 4-5 का अर्थक्वेक होता है, लेकिन ये 9.4 का आया था, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हाईलाइट हुई है कि ये जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये अंडमान सुमात्रा उसी फॉल्ट लाइन में आता है जहाँ पे 2004 में सुनामी आई थी। जो आईआईटी कानपुर है उन्होंने वार्न किया था कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोला उन्होंने कि अभी भी जो मेगा अर्थक्वेक जिस तरह से 2004 में आया था उसकी आने की अभी भी बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है कि आ ही जाएगा। लेकिन अगेन अभी हमारे पास इस पूरे एरिया की 1 बाय 1 डिटेल्ड एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं है। इस वजह से इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी हमारे पास इनसफिशिएंट ग्राउंड है, एक प्रॉपर सीस्मिक स्टडीज़ होनी चाहिए। सीस्मिक स्टडीज़ मतलब क्या होता है कि जब अर्थक्वेक रिलेटेड स्टडी की जाए धरती में, धरती के रॉक्स की, उसके नीचे जो लेयर्स हैं किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, कौन से जोन में हम आ रहे हैं, बाउंड्री कौन सी है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, प्लेट कौन सी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या एक साथ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये सारी प्लेट्स होती हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जनरली प्रॉब्लम्स हाईलाइट हुई। कानपुर जो आईआईटी उसने कह तो दिया हाँ भाई कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगेन हु नोज, जब तक प्रॉपर एक ग्राउंड लेवल पे सीस्मिक स्टडी नहीं होगी हमें आइडिया नहीं लगेगा। एक्सपर्ट ने कंसर्न किया है कि ये जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है
निकोबार प्रोजेक्ट पे दी है, बहुत ही जनरलाइज्ड है, मोटा मोटा इन्होंने बता दिया है। लेकिन अभी भी साइट स्पेसिफिक डेटा नहीं है हमारे पास। मान लो ये इतना बड़ा एरिया है, इन्होंने ऐसे पूरे एरिया को देखा, कहाँ यहाँ पे आना मुश्किल है। लेकिन अभी अगर एरिया को डिवाइड करें, ये एरिया ए का हिस्सा, ये एरिया बी का हिस्सा, ये सी, तो ए में अलग रॉक्स होंगे, बी में अलग फीचर, सी में अलग फीचर, क्योंकि ये एरिया कोस्टल रीजन है। बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है यहाँ का रॉक स्ट्रक्चर, बहुत डायनेमिक होता है यहाँ पे एक एक फीचर। तो यही कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि यहाँ की हमारे पास साइट स्पेसिफिक जियोलॉजिकल अभी भी हमारे पास स्टडीज़ नहीं है, डेटा नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से जल्दबाजी में आके इतना मेगा प्रोजेक्ट को अगर हम सैंक्शन दे देंगे, इसको हम अगर हम इसके लिए हम बोलते हैं ना ग्रीन लाइट दे देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वो 420 से 750 साल के इंटरवल पे होते हैं। जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं उन्होंने ये चीज़ कही है, लेकिन अगेन ये सारी स्टडीज़ है, फिर भी उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये अनप्रेडिक्टेबल है कि ये रिकरेंस कब हो सकता है, हमें भी नहीं पता है। ये तो एक सिर्फ डेटा कहता है स्टडीज़ का कि हाँ 400-500 साल में होता है। ये कैसे हम लोग तय करते हैं? यहाँ पे जो यहाँ की जब कार्बन डेटिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या ऐसा कुछ यहाँ पे है जो कि बहुत पुराना है, जो यहाँ के फंडामेंटल फीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तब हम समझते हैं हाँ यहाँ सुनामी आई थी, तभी दूसरे क्लाइमेट का यहाँ पे चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि यहाँ पे मेगा अर्थक्वेक आने के चांसेस तो बहुत कम है। ठीक है, अब देखते हैं जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसमें बनेगा क्या क्या। पहली बात तो एक पोर्ट बनने की बात हुई, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, एक तरीके से पोर्ट बनेगा, बंदरगाह बनेगा जहाँ पे शिप्स आएंगी। ठीक है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात की है, टाउनशिप बनेगा, पावर प्लांट बनेगा। अब सोचिए, अब 72,000 करोड़ का इतना मेगा प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक चीज़ तो नहीं बनाएंगे। इन शॉर्ट कहा जाए पूरी नई सिटी बनने की बात हो रही है। तो इतना बड़ा काम होगा तो उसमें हम बहुत ही बेसिक या ऐसी चीज़ें जो कि डिज़ास्टर को, ऐसा एरिया जो डिज़ास्टर प्रोन है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन बेसिक क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने कल के आर्टिकल में समझाई थी, जब पुरी एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा, सैंक्शन कर दिया, कहा ठीक है अब आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी थी, आपको मैंने कल ही समझाया था, उसने इसके ऊपर कहा भैया अभी भी इसकी प्रॉपर स्टडीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओगे तो वो जो एरिया है वहाँ का, जहाँ ओलिव रेडली टर्टल है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रीजन है, वो सबका सब इम्पैक्ट हो जाएगा। 13,000 से ज़्यादा ट्रीज़ गिरेंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, और हमें ही पता है कि उड़ीसा का एरिया साइक्लोन्स बहुत आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीज़न है, तो उससे इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। जो 13,000 पेड़ गिरेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो साइक्लोन को, फ्लड्स को रोकने में मदद करते हैं पेड़, वो उनके अंदर कमी आने से डिज़ास्टर और ज़्यादा खतरे बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हैं मैंने कैसे कॉन्टेक्स्ट आज किया था, आज कॉन्टेक्स्ट चल रहा था निकोबार प्रोजेक्ट का, लेकिन मैंने आपको कनेक्ट किया कि आप कैसे इस डिजास्टर वाले टॉपिक को कनेक्ट करिए, जो कल जो मैंने आपको पूरी से बताया था। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट क्वेश्चंस। ऐसे ही जब आप कभी आंसर दे रहे हो तो कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कलर में आंसर दी, येलो कर रहे हो तो कल येलो टॉपिक पे देते जाओ, फीचर बता रहे हो तो एक ही फीचर को घुमा घुमा के ही इज गुड बिकॉज ही इज गुड, ही इज गुड बिकॉज ही इज फैंटास्टिक, तो घूम घूम के सेम रिपीटेड मूव पे आप सेम चीज़ बोलोगे ना तो वो मोनोटोनस लगती है। आप कितनी वाइड वैरायटीज़ में अपने आंसर को डेकोरेट कर सकते हैं वो मैटर करता है। कभी आपका क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ठीक है, आज थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल इसका दीजिए, एग्जाम्पल पूरी एयरपोर्ट का दीजिए, ठीक है, फिर आप इन्वायरमेंट दीजिए, किस तरीके से इन्वायरमेंट में अनसस्टेनेबिलिटी होगी जब कभी मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा इन्वायरमेंटल कंसर्न को नज़रअंदाज करके। तो इस तरीके से आप ब्रॉड कर सकते हैं टॉपिक को। ठीक है, चैलेंजेस, अगेन चैलेंजेस सबसे बड़ा तो यही है कि डेवलपमेंट गोल ज़्यादा बड़ा है या डिजास्टर रिस्क की प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। हमें ये निर्धारित करना है कि हम डेवलपमेंट करने की बात हो रहे हैं वो कितना ज़्यादा रेशियो में होगा कंपेयर टू डिजास्टर रिस्क प्रिपेयर्डनेस। अगर हमने 100 यूनिट का डेवलपमेंट कर दिया तो भैया, और ऐसी जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत प्रोन है डिजास्टर के, तो जनरली तो कहा जाएगा 100 यूनिट का डेवलपमेंट कर रहे हो तो 150 यूनिट की आपके पास सेफ्टी भी होनी चाहिए। 150 यूनिट की, आप 100 का डेवलपमेंट कर रहे हो, 50 की सेफ्टी रखिए, तो 50 की जो यूनिट बचे ना, इसकी डिजास्टर अगर हुई तो इन 50 का नुकसान होगा। समझ रहे? तो ये कहने का मतलब है।
और एक चीज़ है, जो वहाँ से अगर इतना हैवी, इतना मेगा प्रोजेक्ट बनेगा तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। सेम चीज़ मैंने बताई थी, पुरी एयरपोर्ट का जब बनने की बात हो रही है तो वहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी। कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी, तुरंत रिकॉल करो। मैं चीज़ों को बार बार आपके लिए रिपीट करूँगा कि कोई ना कोई पॉइंट तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा। भले ही आपको लगे नहीं सर ये रिपीटेड हो रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सुनते जाओ उस चीज़ को। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके दिमाग में हिट होंगी ही होंगी। तो बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट तो पूरी एयरपोर्ट में भी होगा। क्या होगा, ओलिव रेडले टर्टल पे होगा, और टाइप्स के टर्टल तुरंत दिमाग में आनी चीज़ जो मैंने समझाया, लेदर बैक टर्टल समझाया था, लॉगर हेड टर्टल समझाया था, स्टार टॉर्टोइस बताया था जिससे सवाल पूछा गया था। ठीक है, कनेक्ट करो, एक लूप से दूसरा लूप बनाओ। फिर मैं आपको बता रहा था और कौन सी बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी, माइग्रेटरी फ्लाईवे है वहाँ पे। ठीक है, फ्लाईवे है तो इस वजह से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इम्पैक्ट होगा। जब एयरप्लेन्स लैंड करेंगी तो जो बर्ड्स हैं वहाँ की, बर्ड स्ट्राइक का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं जिस तरह से आप उसको ब्रॉड तरीके से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। इसका वे फॉरवर्ड है, पहले तो एक इंडिपेंडेंट कमीशन उस साइट स्पेसिफिक एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करें कि ये जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है इसमें क्या कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। हमें एक प्रॉपर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो अर्थक्वेक से बचा सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो बस ऐसे टीला खड़ा कर दिया, अर्थक्वेक का पूरा का पूरा गिर गया। ठीक है, उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं सीस्मिक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग की जानी चाहिए, और ऐसे सिस्टम्स का यूज़ करना चाहिए, ऐसे टेक का यूज़ करना चाहिए जिससे हमें अर्ली वार्निंग मिल सके कि क्या कोई अर्थक्वेक या कोई डिज़ास्टर, सुनामी आने का खतरा तो नहीं है। तो इन शॉर्ट कहा जाए, हमें टेक का डेवलपमेंट उस लेवल पे करना होगा। ठीक है, कभी भी टेक्नोलॉजी पे सवाल आए वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं एआई को। एआई का यूज़ बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को ब्रॉडली सोचेंगे आपको समझ में आएगा। हमें एक प्रॉपर तरीके से ये डिसाइड करना होगा कि ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ये हाई रिस्क जोन में बहुत ज़्यादा ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा एक ये वे फॉरवर्ड सोल्यूशन है। ठीक, कभी भी आपसे सोल्यूशन पूछा जाए तो सोल्यूशन में आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी, सोल्यूशन में आपको बताना है कि चलो प्रॉब्लम तो है, एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे बीमारियां बता दी, अरे मान गए भैया बीमारियां हैं, अब इलाज भी बताओ। तो ये सारी इलाज हैं, इन सब इलाज का आप यूज़ करके अपने आंसर में की पॉइंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान निकोबार को अलग करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से 9 डिग्री चैनल आप देखोगे तो वो लक्षद्वीप वाला यहाँ पे आप देखेंगे। अब अगर आप 8 डिग्री चैनल देखेंगे तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। इवन तो आप क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। एकदम आराम से देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 10 डिग्री चैनल को ये कर रहा है तो आपको यहाँ क्या बताया, 8 डिग्री चैनल को क्या कर रहा है, मिनिकॉय मालदीव। देखिए मिनिकॉय एंड मालदीव ये क्या है, 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल क्या होगा, 9 डिग्री चैनल ये हो जाएगा कावरत्ती एंड मिनिकॉय, क्योंकि मिनिकॉय और ये रहा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, कावरत्ती तो है, दोनों के बीच का जो चैनल है वो क्या है, 9 डिग्री चैनल है। तो इस तरीके से आपको समझना है, जो गलत दिए हैं ना उसका भी आप कोशिश करिए सही निकालने की। ऑल्दो ये डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसको आप थोड़ा सा ब्रॉड करके समझिए कि उसमें कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इसके लिए अब आपका क्रिटिकली एग्जामिन द एनवायरमेंटल एंड सिस्मिक कंसर्न एसोसिएटेड विद द ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगेन सारी चीज़ें बताइए, एग्जामिन करिए कौन कौन से कंसर्न्स एसोसिएटेड हैं। इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 एंड 3 के लिए रिलेवेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड फूड सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, अब एक एडहॉक कमिटी है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के में उसकी एक एडहॉक कमिटी है। किसकी, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है इसके अंदर की एक एडहॉक वर्किंग कमिटी है, जिन्होंने प्रपोज किया है मल्टीलैटरल सिस्टम में। ठीक है, मल्टीलैटरल सिस्टम में, कौन से मल्टीलैटरल सिस्टम में, इन्होंने कहा है कि भाई साहब अब जो है इसमें जितनी भी कंट्रीज शामिल हैं उन्होंने कहा है कि हम आपस में अपना जो सीड्स हैं, सीड्स के जो डेटा हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। तो उसी के खिलाफ जो इंडियन स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो इस जहाँ पे जो इसकी समिट हो रही थी वो कहाँ पे थे, पेरू में हो रही, देखिए यहाँ पे पेरू में हो रही थी। तो इन्होंने इसको अपोज किया, इन्होंने कहा कि भाई साहब जो आप अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं इस इंटरनेशनल ट्रीटी में,
ठीक है, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट यही है कि हमें अपना, अगर ये अमेंडमेंट होता है तो इंडिया को अपना जो प्लांट का जर्म स्प्लैम जम प्लाज्म होता है, जम प्लाज्म मतलब जो सीड के अंदर का डेटा होता है, डीएनए समझ लीजिए, वो हमें शेयर करना पड़ेगा ग्लोबल टर्म्स से, मतलब जो इस ट्रीटी में डिसाइड होगा उस अकॉर्डिंग हमें अपना सीड डेटा शेयर करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की सीड सॉवरेनिटी पे सवाल खड़ा करेगा, रिस्क में डालेगा। अभी हम सोचते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो इंडिया में इस अमेंडमेंट को वॉयलेट किया गया। उन्होंने कहा कि भाई जो प्लांट का ट्रीटी अमेंडमेंट प्रीएम्बल है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मना करता है। वो कहता है नेशनल राइट्स हमेशा आगे रहेंगे कंपेयर टू व्हाट ट्रीटी सेइंग। नेशन के पास अपना हक होगा कि वो चाहे तो अपनी सीड सॉवरेनिटी खुद के पास रख सकता है, लेकिन ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करेगा। और कहा गया कि इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा है फार्मर से, स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से ढंग से कि इसमें क्या कोई डेफिसिट है या कोई इसमें प्रॉब्लम कंसर्न्स हो सकती हैं, क्योंकि जब डिस्कशन करोगे, कंसल्ट करेंगे हम जाके फार्मर से, तभी तो बताएगा ना भैया ये जो चीज़ आप बोल रहे हो इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तभी तो पता चलेगा। अगर डिस्कशन ही नहीं होगा, सिंपल अमेंडमेंट होगा तो प्रॉब्लमेटिक होगा वो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मतलब चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस यहाँ पे भी मैंने, ये तो ब्रॉड चैलेंजेस हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक चैलेंजेस, पर्टिकुलर चैलेंजेस लिखे हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है अगर हमारा प्लांट का या सीड की जो जर्म प्लाज्म होता है, सीड का डीएनए हमने, या फिर जो हमारे पास सीड है, अगर उसका हमने पूरे का पूरा डेटा शेयर कर दिया तो उससे क्या हो सकता है। पहली बात तो इंडिया अपना कंट्रोल लूज कर सकता है जो उसके खुद के इंडिजिनस सीड्स हैं, ठीक है, प्लस जो प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं। तो इन शॉर्ट इंडिया का जो हक है उसके ऊपर वो कम हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं जो फार्मर के राइट हैं वो अंडरमाइन किए जा सकते हैं। फार्मर्स के पास हमेशा ट्रेडिशनल राइट्स होते हैं कि वो जिस भी चीज़ को बो रहा है उसके बीज को अपने पास रखे, ठीक है, अपने बीज को जैसा सेव करना चाहे करे, लेकिन इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो थ्रेटन हो सकते हैं, उसके राइट्स थ्रेटन हो सकते हैं। प्लस इसका बायो पायरेसी रिस्क भी हो सकता है। जो फॉरेन कंपनीज है उनके पास सीड का प्रॉपर डेटा सही से पहुंच गया या सीड्स ही तरीके से पहुंच गए तो कहीं ना कहीं उसको मिसयूज़ कर सकते हैं इंडियन सीड्स को, और वो फोकस किस पे रहेगा, उनका फोकस रहेगा प्रॉफिट मेकिंग पे। वो कभी फोकस नहीं करते इसमें किसी किसान का फ़ायदा नहीं है, वो अपना प्रॉफिट मेकिंग करेंगे इस चीज़ से। और इससे कहीं ना कहीं इंडिया लॉ भी क्या होगा, वॉयलेट होगा, क्योंकि जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो इस चीज़ को मना करता है, तो कहीं ना कहीं वॉयलेशन में रहेगा अमेंडमेंट ये। प्लस इससे ग्लोबल टर्म्स अनफेयर होंगे, ठीक है। अगर आप इंडिया अपना इतना डाइवर्सिटी का डेटा शेयर करेगा तो अगर 100 यूनिट शेयर कर रहा है तो उसके बदले में उसे प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं उसे 100 दे करके प्रॉफिट 5-10 का और है, तो अनफेयर है ना। हम दे सब कुछ रहे हैं, रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन खड़ा करता है। प्लस कोई फार्मर के साथ कंसल्टेशन ना होने के कारण भी ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न सामने आता है कि आपने अमेंडमेंट्स तो बोल दिए करने के लिए, लेकिन अगर बिना फार्मर के इन्वॉल्वमेंट के होगा तब ये चीज़ सही नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, फार्मर के जो फार्मर सेंट्रिक बायोडाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल सीड एक्सचेंज सिस्टम है फार्मर कम्युनिटीज़ में वो इम्पैक्ट करेगा। अभी आपको 2-3 दिन पहले का एक आर्टिकल था जहाँ पे मैं आपको इंडिजिनस सीड समझा रहा था, ठीक है। अभी आपको मैं 4 जुलाई का आर्टिकल मैं आपको भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। अभी चैलेंजेस देखते हैं। ग्लोबल कंट्रोल, इंडिया का जो एग्रीकल्चर के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसमें इंडिया का कंट्रोल ग्लोबली कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फार्मर डिमांड क्या करते हैं, फार्मर कहते हैं इस अमेंडमेंट को स्ट्रेट अवे पहली बात तो रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इंडिया को नेगोशिएट करना चाहिए इस अमेंडमेंट को। स्ट्रेट अवे हम जाके ये नहीं कह सकते बस हम नहीं फॉलो करेंगे, हमें इसमें एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी होगी, डिस्कशन डायलॉग करना होगा हमको, ठीक है। डायलॉग करेंगे ताकि हमारे फार्मर के राइट्स और सीड सॉवरेनिटी भी बचाई जा सके। साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी हमें लाना होगा, उनके रिप्रेजेंटेशन को फॉर्मलाइज करना हो। कैसे होता है जनरली, जैसे फार्मर यूनियन होता है, ठीक है। फार्मर यूनियन क्या करते हैं, मान लो एक विलेज है, विलेज एक्स है, उस विलेज एक्स में 1000 फार्मर्स हैं, उसमें से एक्स एक यूनियन बनती है वाई यूनियन लेट्स से, और वाई यूनियन रिप्रेजेंट कर रही है पूरे 1000 फार्मर्स को, लेकिन वाई यूनियन केवल 5 लोग हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इंडिया के हर एक फार्मर को ले जाया जा सकता है, लेकिन इसमें से रिप्रेजेंटेटिव जरूर हो सकते हैं जो किसान की आवाज़ को उठाएं ग्लोबल फोरम में जाके। तो ये करने से कहीं ना कहीं इंडिया की जो फार्मर्स हैं उनकी वॉइस स्ट्रेंथन होगी,
ठीक है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको अलाइन करना चाहिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के साथ, जिसमें लोकल कंजर्वेशन लॉ भी ना इम्पैक्ट हो, जो नेशनल लेवल पे लॉज हैं वो भी इम्पैक्ट ना हो, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं वो भी इम्पैक्ट ना हो। तो ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बैलेंस का, ठीक है। अगेन बैलेंस एक बहुत ही, आप ऐसा समझिए, एक सूडो टर्म है जिसका कभी एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं ग्लोबल ऑर्डर में, लेकिन फिर भी कोशिश हमेशा लाई जाती है एक परफेक्ट बैलेंस लाने की, जिसमें आपको भी फायदा मिले, आपको भी फायदा, नुकसान किसी का ना हो। हर इंसान चाहता है नुकसान ना हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा समझनी हो, किसी का प्रॉफिट किसी ना किसी के नुकसान पे हमेशा आया है, ठीक है। तो अगेन आपको आंसर में इसमें नहीं जाना, आपको आंसर में वे फॉरवर्ड लिखना है, चैलेंजेस लिखना है, जिससे आप हाईलाइट कर सको कि आपको प्रॉपर पता है सीड सॉवरेनिटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब ये सिमिलर आर्टिकल 24 जून को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, जहां बीज उत्सव मनाया जा रहा था। अब सोचिए बीज उत्सव में क्या हो रहा है, महिलाएं आपस में सीड्स को एक्सचेंज कर रही हैं, ये अपने गांव से सीड ला रही हैं, दे रही हैं, अपने गांव से सीड दे रही हैं। तो अब अगर इसको कनेक्ट करिए, जो भी ट्रीटी में अमेंडमेंट की बात हो रही है, तब ये कह रहे हैं कि इसी बीज को ले जाके बाहर शेयर किया जाएगा। तो आप सोचिए इसका इन्वर्स इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सीड विलेज का कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट वो लॉन्च किया था, एक सिस्टम लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च थी जिसे सीड विलेज कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिससे गवर्नमेंट ने कहा कि हर एक विलेज एक स्पेसिफाइड सीड के लिए फेमस होगा। और उसी के बाद आप देखिए बीज उत्सव मनाया गया, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आर्टिकल ऑलरेडी समझाया है मैंने आपको, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिटी लेड सीड सिस्टम का अच्छे से डेवलपमेंट करना, ठीक है। ऑल दो आर्टिकल समझाया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको जरूरी नहीं वीडियो ही देखो आप जा करके, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। 24 जून को आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सीड विलेज कॉन्सेप्ट जो बताया उस पर क्वेश्चन क्या आया था। एनकरेजिंग फार्मर्स टू यूज देयर ओन फार्म सीड्स एंड डिस्करेजिंग देम टू बाय द सीड्स फ्रॉम अदर। अगेन जहां पर भी यूपीएससी के क्वेश्चंस में आपको हल्की सी निगेटिव वाइब आती है, आपको उसको थोड़ा सा ना एकदम रेड लाइन में डाल देना है, डेंजर लाइन में डालना है। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक है। ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, अगेन एक्सक्लूसिवली, ठीक है। मतलब ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं। क्या देते हैं? स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं। तो इसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा गलत होते ही होते हैं। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे ऐसे वर्ड्स आए हैं वो सही भी हुए हैं, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज में मैं आप सबसे बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा कैसे आपको क्वेश्चन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, उनके कीवर्ड्स को समझना है। कीवर्ड्स में क्या होता है, नाउन प्रोनाउन, उसका समझो ताकि आपको समझ में आ सके। आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर इन विलेज एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेटअप सीड कंपनीज, ठीक है। अब अभी की तरफ सोचो, यहाँ पे बात हो रही है बीज उत्सव की, जहाँ पे बीज उत्सव में आपस में कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलजुल रही है, और ये कहेगा क्या कि एक कंपनी बनाएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी देंगे प्लस फाइनेंस भी देंगे, जिससे ये लोग विलेज में जाकर के सीड कंपनीज बना सके। ऑब्वियसली नॉट। तो इसका सही आंसर बी है, ठीक है। अब देखिए फार्मर्स को इन्वॉल्व करना, उनको ट्रेन करना क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में, और जो क्वालिटी सीड्स हैं वही क्वालिटी सीड्स दूसरे को अप्रोप्रिएट टाइम और अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करना। तो ये कहीं ना कहीं सीड विलेज कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बना है इसको आप पढ़ सकते हैं। डिस्कस द कंसर्न रेज बाय इंडियन स्टेक होल्डर्स ओवर प्रपोज्ड अमेंडमेंट। क्या है, व्हाट आर द कंसर्न्स, आपको कंसर्न्स बताने सारे। देखिए कंसर्न्स ही बताए मैंने, ये इन सारे इतने सारे पॉइंट्स बताए थे, इसमें से कोई भी पॉइंट्स लिख के आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रिलेवेंट है। इस आर्टिकल में जो चाइना पाकिस्तान का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से इंडिया के लिए टू वॉर या टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो क्रिएट करता है, ये इंडियन मिलिट्री ने बहुत अच्छे से इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स पहला ये है कि चाइना आईएसआर सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहा है। आईएसआर सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन सर्विलांस एंड रिकनेसेंस सिस्टम, जिसे एक एडवांस टेक सिस्टम कहा जाता है कि डिटेक्ट करना, रडार देना, सारी चीज़ें दे रहा है चाइना। किसको? पाकिस्तान को। ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है, सैटेलाइट टेक दे रहा है, ठीक है। और ये सब यूज़ पाकिस्तान किसके खिलाफ कर रहा है? अमेरिका के खिलाफ कर रहा है? नहीं, ये सब यूज़ कर रहा है इंडिया के खिलाफ ही। तो कहीं ना कहीं चाइना इंडिया को प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर रहा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी बैटल फील्ड में फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। फ्यूजन किस चीज़ का हो रहा है?
चाइनीज़ वाले क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को यूज़ एकदम बोलते हैं ना कि आपको एक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट मूवी, बट जनरली क्या होता है कि प्रोडक्ट बनाया जाता है, आई थिंक आयरन मैन मूवी उसका नाम है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वो टोनी स्टार्क लेट्स से अपना वो प्रोडक्ट बनाते हैं, मिसाइल बनाता है बंदा, ठीक है, और उसकी मिसाइल की टेस्टिंग डायरेक्टली कहाँ पे हो रही है, बैटल फील्ड में हो रही है। तो सेम चीज़ यहाँ चाइना भी कर रहा है, चाइना अपना प्रोडक्ट अपने घर में बना रहा है। अब टेस्ट कहाँ करे, टेस्ट करने के लिए या तो वो यही टेस्टिंग सेंटर पे, ट्रेनिंग सेंटर पे टेस्ट करेगा। तो उसने सोचा कि अगर हमें एक्चुअल में टेस्ट करना है तो पाकिस्तान जैसा बढ़िया सेंटर कहाँ पे होगा, जहाँ पे एकदम रियल वर्ल्ड फील आएगा कि हाँ प्रोडक्ट उठाओ, उठा के बोलते ना बंदूक अगर ली है तो ट्रेनिंग बाद में करो। हाँ जवान में आई थिंक ऐसा हुआ था कि डायरेक्टली बैटल फील्ड में डाल दो, ट्रिगर दबा रहे हैं, चल ही नहीं रहा है। तो सेम चीज़ चाइना कर रहा है, चाइना अपने प्लेटफॉर्म्स को लाके पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान उसका यूज़ कर रहा है। तो इससे चाइना को एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो रहा है वॉर में, कौन सा इक्विपमेंट उसका काम किया। अगर लेट्स से चाइना ने एक एक्स इक्विपमेंट दिया जो काम नहीं किया, तो अब इसमें पाकिस्तान नहीं डेवलप करेगा, चाइना कहेगा अच्छा एक्स नहीं काम किया, चलो वाई पे काम करते हैं, एक्स काम कर गया तो चलो एक्स को और अच्छे से बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना रहा है। अब इससे चाइना का क्या बेनिफिट होगा, सोच के देखिए। इससे क्वेश्चन मेरा, चाइना को क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट तो यही हो गया, उसका टेक और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर चाइना का मान लो एक्स वाई जेड इक्विपमेंट्स में जेड इक्विपमेंट नहीं काम किया अच्छे से, लेकिन एक्स वाई इक्विपमेंट काम किया, तो एक्स वाई इक्विपमेंट बाहर भी जाएगा, बाहर लोग देखेंगे, बाहर कंट्री अच्छा एक्स वाई इक्विपमेंट टेस्ट हुआ है चाइना का इंडिया के खिलाफ, हमें भी लेना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से चाइना यूज़ कर रहा है पाकिस्तान को कि उसका खुद का बिजनेस भी बन सके और इंडिया को दबाया भी जा सके। इसको कहते हैं एकदम प्रॉपर दोनों तरफ से इंसान को एकदम बोलते हैं निस्तेनाबूद करने की कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे यही चीज़ इंडियन मिलिट्री ने बोलता है ना, हवाबाजी अपनी तरफ है भाई, लेकिन हम इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। केवल बोलते हैं ना, आप नारे लगाने से बैटल को नहीं जीतोगे, नारों के साथ साथ आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना स्ट्रैटेजी के आप वॉर नहीं लड़ रहे हो, बिना स्ट्रैटेजी के सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि अगला ऑलरेडी बैटल जीत चुका है द मोमेंट उसके पास आज के करंट टाइम में एडवांस टेक है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सोचिए पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान एक लौती ऐसी कंट्री है जो कि न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है ना, सऊदी अरेबिया के पास, ईरान कहीं ना कहीं कानों में पाकिस्तान के भी खड़कता है, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर डील आ जाएगी या न्यूक्लियर आर्सेनल आ जाएगा तो पाकिस्तान को लगेगा अब हमारे पास से ये एक्सक्लूसिविटी हट चुकी है, अब हम इकलौते मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। मैं मुस्लिम कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान अब कोई जूनियर पार्टनर नहीं है, वो प्रॉपर रियल टाइम ऑपरेशंस कर रहा है चाइना की हेल्प से इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। अब स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है, अगेन ऑलरेडी हम पाकिस्तान से एक तरफ लड़ रहे हैं, अभी अगर लेट्स से दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है तो क्वेश्चन उठेगा, आर वी प्रिपेयर्ड। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम इस दोनों साइड की बैटल लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों बॉर्डर चैलेंजेस आप सोच के देखिए, ये इंडिया का फोरफ्रंट है, यहाँ पे पूरा चाइनीज प्रेजेंस है, यहाँ पे पाकिस्तानी है, दोनों एक तरफ से आएंगे तो क्या हमारी लॉजिस्टिक उतना ज़्यादा एडवांस है, क्या हमने टेक को इतने अच्छे से बना रखा है कि अडेप्ट कर लेगा। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज, बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज पोस्ट करता है, ठीक है। चाइना केवल एक तरीके से नहीं सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को कि बस वो दे रहा है इक्विपमेंट्स, वो साइबर अटैक्स भी पाकिस्तान में जो हो रहे हैं उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं चाइना से मिल रहा है। सोशल मीडिया ऑपरेशंस अच्छे से कर रहा है। सोशल मीडिया ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं ये लोग, एक पूरी तरह से एक बोलते हैं एक ड्रामा फैला रखा है इन लोगों ने, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने एक मिस इंटरप्रेटेड नैरेटिव दुनिया में फैला रखा है। चलो दुनिया में बाद में फैलाएंगे, चाइना ने अपनी यहाँ क्या, अपनी कंट्री में क्या फैलाया पता है सोशल मीडिया पे, वहाँ के न्यूज़ चैनल ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो चाइना का टेक यूज़ हुआ है दैट हैज़ बीन सो मच सक्सेसफुल, इतना ज़्यादा सफल रहा है कि उसकी कोई बात नहीं है। मतलब चाइना वाले लोग अपने ही मस्त हैं धुन में, वो कह रहे हैं कि हाँ हमने जो बनाया चाइनीज़ सामान वो बढ़िया से काम किया है। पाकिस्तान वालों ने क्या किया, इंडिया के सारे चैनल बंद कर दिए और पाकिस्तान ने अपना कहा, पाकिस्तान में हमारे देखिए हमें कितना सपोर्ट मिला और हमने कितने मजबूती से इतने रफ़ाइल इतनी सारी चीज़ें हवाबाजी कर दी। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर अलग ही लेवल पे कहते हैं कि कहाँ है सारी रिपोर्ट का डेटा। जब उनसे जर्नलिस्ट पूछता है तो व्हाट ही सेज पूरे सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया में किसने फैला रखा है पूरा प्रोपोगेंडा,
प्रोपेगेंडा, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा खुद इन लोगों ने फैला रखा है, ठीक है। बट आप सोच के देखिए, आपको हंसी आ रही है, बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे इम्पैक्ट ये होगा, वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि ऐसे लीडर्स अगर ऐसा काम करेंगे तो उससे वहाँ की पब्लिक तो खुश हो जाएगी, तो उनको दोबारा सपोर्ट मिलेगा, दोबारा पावर में आएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये लोग अपना नैरेटिव और स्ट्रांगली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस प्रॉब्लम से इंडिया का क्या टेस्ट हो रहा है? इंडिया का पेशेंस बहुत बढ़िया से टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिया के पास न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, हमको पता है। इंडिया के पास क्या है? न्यूक्लियर, हमारे पास एटम बॉम्ब है। लेकिन ऑन द मीन टाइम वो पेशेंस भी चेक हो रहा है कहीं ना कहीं। अभी तक जो हो रहा था कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, अरे ये तो, लेकिन अब कहीं ना कहीं रियलिटी भी दिख रही है। अगर दोनों तरफ से फोर एक साथ आके दोनों अटैक होगा तो इंडिया के पास ऑप्शन क्या बचेगा, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक, मतलब एज पर रिपोर्ट से अभी इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करना मुश्किल है, बट पाकिस्तान ने कंसिडर किया था कि अब अगर इंडिया के अटैक्स होते हैं तो हम न्यूक्लियर अटैक पे फोकस करेंगे, हम देखेंगे न्यूक्लियर अटैक्स पे। इवन तो वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो तो अलग ही लेवल पे, हमने छोटे छोटे बॉम्ब में हमने 10-10 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे हैं। मतलब कौन सा सस्ता नशा करके लोग बात करते हैं, समझ ही नहीं आता। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो पता है, पाकिस्तान के पास एक्चुअली में न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास भी है। अगर ये दोनों लोग एक तरफ से इंडिया की नाक में दम करेंगे तो इंडिया के पास सोल्यूशन क्या बचेगा? कहीं ना कहीं, चलो कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट, बट जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्या इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करना एक रिजॉर्ट है या नहीं। क्योंकि ये हो सकता है सिचुएशन ऐसी आए जब दोनों तरफ से हो, तो वहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती। चैलेंजेस इसमें क्या क्या हैं? अभी भी हमारे पास एक प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास एक डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी भी नहीं है। हम लोग अभी भी अपने आप को एक, बोलते हैं ना, न्यूट्रल पार्टनर कहते हैं, बट स्टिल दैट इज़ गुड थिंग, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो डिमांड्स हैं इंटरेस्ट की, वो अलग अलग कंट्रीज फुलफिल करती है। तो हम एक कंट्री का सपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री से हमें लॉस होगा। लेकिन हमारे पास अभी डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसा करेंगे, ठीक है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में ये चीज़ बहुत कुछ, जहाँ जिस यूएसए में क्लियर है, इफ़ यू विल हिट अस we will hit you and we will hit you the way you would have never imagined in your dreams। तो ये ऐसा डॉक्ट्रिन्स हमारे पास नहीं है अभी। वी ओनली से कि नहीं हम सेल्फ डिफेंस में करेंगे, ठीक है। बट इट्स अ गुड थिंग सीइंग इंडिया की डाइवर्सिटी। अभी भी यहाँ पे बहुत ही मल्टीपल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो वहाँ पे एक डॉक्ट्रिन लाना उतना ज़्यादा आसान नहीं, बट स्टिल वी नीड टू हैव अ क्लैरिटी कि हम कभी भी ऐसी अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हमें अपना जो सर्विलांस है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, साइबर डिफेंस है, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज है। अभी हमारा उतना एडवांस नहीं हुआ है कंपेयर टू चाइना। और अगर चाइना का एडवांस है तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को ही मान के चलिए, पाकिस्तान का भी एडवांस ही हो, क्योंकि चाइना की चीज़ें पाकिस्तान के पास प्रोवाइड की जाएंगी। वे फॉरवर्ड क्या है? पहले तो हमें जो अपनी वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको और अच्छा करना पड़ेगा। हमें जो रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन है उसको और अपग्रेड करना पड़ेगा। कैसे अपग्रेड होगा? अगेन एआई का यूज़ अच्छे से करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एआई डजंट ओनली मीन चैट जीपीटी। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर चीज़ मैनुअली आज के टाइम पे नहीं हो सकती है। अगर एक इंसान एक काम को 24 घंटे में कर रहा है, वहीं पे दूसरा इंसान आकर के 1 घंटे में कर रहा है, तो उसके पास 23 घंटा और बचेगा हमारे इस 24 घंटे वाले काम को ख़राब करने के लिए। तो ये तरीके होते हैं समझने के, ठीक है। हमें एक प्रॉपर रिटेलिएटरी डॉक्ट्रिन बनाना होगा कि हम लोग क्या करेंगे। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई, अभी मेरे पास डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी नहीं है। तो जब कभी कोई चैलेंज होता है तो उसका सोल्यूशन भी एकदम एक बोलते हैं अपोजिट होता है। अगर डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी नहीं है तो हमें पहले एक डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जब मैं कह रहा हूँ डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी, तो मतलब हमारे पास एक डॉक्ट्रिन होना चाहिए। अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उसके रिस्पॉन्स में क्या बोलूँगा। ये नहीं कि थप्पड़ मार दिया तब मैं 10 मिनट सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, मैं देखूँ, मैं इग्नोर करूँ या मैं क्या करूँ। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वी नीड टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर इट, ठीक है। प्लस हमें ये इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और अपग्रेड करना होगा। ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं इस डायरेक्शन में काम। कल के आर्टिकल में मैंने आपको बताया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई। वहाँ पे उन्होंने 2000 लैपटॉप प्रोवाइड किए। वहाँ पे उन्होंने 50,000 पर प्रोजेक्ट देने की बात कही, $50,000। साथ ही साथ उन्होंने जो एग्री इंडस्ट्री है वहाँ की, उसमें इनोवेशन देने की बात की है। तो ये सारा क्या है? ये इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस है। वहाँ पे गिरमितिया कम्युनिटी की मैंने बात की थी, उनको भी OCI कार्ड देने की बात की। आप नोटिस कर रहे हैं आर्टिकल क्या चल रहा है, लेकिन मैं कनेक्ट कितनी सारी चीज़ों को यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। इससे आपको एक आइडिया लगेगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, इंडिया का स्ट्रैटेजिक अलायंस होगा। तो आपको पता है जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है ये कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ये आइलैंड कंट्री है। तो यहाँ पे अगर हमें इनका सपोर्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ पे अपने मिलिट्री कैंप्स लगा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें इन फ्यूचर कभी भी ऐसी कोई मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे एकदम आमने सामने पे आते हैं, वहाँ पे मदद मिल सकती है। यही सेम चीज़ इंडिया अफ्रीकन नेशन में भी कर रहा है ताकि उसे एक अपर हैंड मिल सके। जिस तरह से चाइना क्या करता है, सॉफ्ट पावर का यूज़ करता है, सेम इंडिया भी अब कर रहा है। ठीक है, अगेन ये इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें समझा दी हैं, मॉडल आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन और 3 में टेक के सेक्शन के लिए रिलेवेंट है। ये आर्टिकल बात करता है कि एआई किस तरीके से मदद कर सकता है, मदद करता है ओशियन मूवमेंट में। ओशियन मूवमेंट में, ओशियंस में क्या क्या होता है, टाइड्स आते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, टेम्परेचर शिफ्ट होते हैं। तो इन सब को प्रिडिक्ट करने में किस तरीके से एआई मदद करता है। जो मैरीन चेंजेस होते हैं, मैरीन चेंजेस मतलब जो वहाँ पे मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, वो सारे चेंजेस किस तरीके से एआई मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर मदद कर सकता है तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो मदद हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम कौन कौन सी एड्रेस हुई हैं इस चीज़ के द्वारा। पहली चीज़ तो क्या है, ओशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अभी भी प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि टोटल 100% हमने स्टडी कर ली है। अभी भी हमारे पास कुछ डीप सी फिनोमिना जिसे हम लोग कहते हैं मेसोस्केल एडीज, उसके भी अभी भी हमारे पास कंप्लीट ये नहीं कि हमें सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम बता सकते हैं व्हाट इज मेसोस्केल एडीज। एडीज का मतलब होता है कि रिवॉल्विंग, ऐसे ऐसे घूमना। ठीक है, मेसोस्केल एडीज मतलब क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़ा ऐसे ऐसे चक्रवात टाइप समझ लो। ठीक है, जब मूवमेंट होता है तो केवल जो वाटर होता है, ओशियन वाटर में जो मूवमेंट चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं मेसोस्केल एडीज। ठीक है, ये वर्ड है, टर्म आप दिमाग में रखिएगा। और अभी तक क्या हो रहा था, जो ट्रेडिशनल टूल्स थे वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि एल्गे ब्लूम इन द सेंस आपने सुना होगा कि जो हमारे जितने कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से एल्गे ब्लूम का पॉइंट आता है, कैसे हम उस चीज़ को और अच्छे से अपनी पॉलिसीज़ में इंटीग्रेट कर सकते हैं जिससे कोरल रीफ की जो ब्लीचिंग है, जो कोरल रीफ को खतरा है, वो कम किया जा सके। फिश का मूवमेंट और जो स्टॉर्म, बड़े बड़े वहाँ पे जो स्टॉर्म्स आते थे समुद्र में, वो सारी चीज़ें ट्रेडिशनल टूल सही से नहीं बता पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो हमारे पास एआई सिस्टम है, ठीक है, वो प्रॉपरली इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर पा, लेकिन 100% तरीके से नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन अभी भी उसने इतना कर लिया है कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो मेसोस्केल है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें कवर, इसके अंदर क्या आपका, इसमें आपका फिश मूवमेंट भी कवर होगा, इसके अंदर स्टॉर्म भी कवर होगा, इसके अंदर आपका जो वाटर का मूवमेंट है वो भी कवर होगा। अब देखते हैं आखिर हुआ क्या, इनोवेशन क्या है। एआई यूज़ करता है सैटेलाइट को, सेंसर डेटा को क्या डिकोड करने के लिए, जो मैरीन सिग्नल्स होते हैं। क्या मैरीन सिग्नल्स होते हैं, जो क्लोरोफिल लेवल्स होते हैं, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सब कुछ सैटेलाइट से कवर होता है। ठीक है, सैटेलाइट में सेंसर्स लगे जो होते हैं, उनका यूज़ करके क्या होता है, एआई डिटेक्ट करता है कि भाई कितना ज़्यादा क्लोरोफिल लेवल है। क्लोरोफिल लेवल कैसे, जैसे यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हो, ठीक है, ग्रीन देख रहे हो, तो सैटेलाइट ऊपर के सेंसर से देखती है कि यहाँ पे जो कंटेंट है, यहाँ पे ये ग्रीन है, कौन सा ग्रीन है, तो उससे आइडिया लगता है समुद्र में ग्रीन मतलब क्लोरोफिल कंटेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया लगता है अगर ग्रीन है दैट मीन्स यहाँ पे डाइवर्सिटी होगी, मैरीन एनिमल्स और ज़्यादा होंगे। तो ये इसका एक इनोवेशन है। एआई जो होता है फोरकास्ट करता है टाइमली वार्निंग को। किसकी टाइमली वार्निंग, इसकी जो किस तरीके से स्टॉर्म्स इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा वर्स हो सकते हैं, स्टॉर्म्स की प्रॉपर जानकारी देने में मदद करता है, फोरकास्टिंग होती है। इससे टाइमली वार्निंग मिलती है किसको, फिशर्स को, जो कोस्टल मैनेजर्स होते हैं, प्लस कंजर्वेशनिस्ट को, क्योंकि फिशर का काम क्या है, मछली पकड़ना। उसे आइडिया रहेगा कि भाई 2 घंटे बाद बहुत तूफान आने वाला, नहीं जाएगा। ठीक है, जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं कि मान लो ये एरिया ए है, यहाँ पे वो एक एक्स प्लांट को या एनिमल को कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास पता चल जाए भाई साहब 10 दिन बाद ये सब कुछ तहस नहस होने वाला है और ये जो प्लांट या एनिमल है बहुत ही एंडेंजर्ड है, तो इससे लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे, सोचेंगे भाई इसको बचाना पड़ेगा हमें, तो मदद करता है। ठीक है, किसको, इन सारे लोगों को मदद करता है। प्लस पॉल्यूशन, ओशन वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट को टैकल करने भी मदद करता है ये जो एआई सिस्टम है। ठीक है, बेनिफिट अगेन हमारे पास स्टॉर्म प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट होगी, ओशियन हेल्थ को मॉनिटर करने में हमें मदद मिलेगी जिससे इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम
इतना सब कुछ करेंगे, एआई का यूज़ करेंगे, तो हमारा जो सपोर्ट होगा फिशरीज़ को, डिज़ास्टर प्लानिंग को, मैरीन पॉलिसी को लेके, वो डेटा ड्रिवन होगा, ठीक है। ऐसे हवाबाजी में नहीं होगा, जो भी हम काम करेंगे वो डेटा पे करेंगे, ठीक है। आपको डेटा से कनेक्टेड, आपको याद होगा मैंने एक आर्टिकल समझाया था रिलेटेड टू थाली इंडेक्स, जहाँ पे बात की थी हमारे पास अभी भी डेटा की कमी है, और डेटा की कमी होने की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग प्रॉपरली अच्छे से जो इंडेक्स बनाते हैं या जो वेरियस सर्वेस करते हैं वो अभी भी प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो पॉवर्टी कैलकुलेट करने में हम लोग यूज़ करते हैं जिन डेटा को, वो अभी भी ओल्ड हैं, ट्रेडिशनल हैं। इसी वजह से क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो डेटा से कनेक्टेड मैंने आपको सवाल बताया, तो ये इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल फॉर्म। टॉपिक भले ही इन्वायरमेंट रिलेटेड चल रहा है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको कनेक्टेड टू हेल्थ भी समझा दिया। इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हमें और ज़्यादा एआई को ओशनोग्राफी में कोलैबोरेशन करवाना चाहिए, जिससे और ज़्यादा ग्लोबल रिसर्च बढ़े और ग्लोबल रिसर्च में और ज़्यादा मदद मिले। और जब वहाँ मदद मिलेगी तो हर कंट्रीज इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कंजर्वेशन, सबसे पहली बात तो एनवायरनमेंट का बहुत अच्छे से होगा, जो करेंटली बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, ठीक है। हमें जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट होते हैं उनको ट्रेन करना होगा कि किस तरीके से ओशन डेटा की मॉडलिंग की जा सकती है। एआई के फोरकास्ट को हमें कोस्टल जोनिंग में, डिजास्टर रिस्पांस में और क्लाइमेट पॉलिसी में इंटीग्रेट करना होगा, अच्छे से मिलाना होगा। ये नहीं ट्रेडिशनल मेथड से बैठ के 1 2 3 कर रहे हैं, प्रॉपरली हमें यूज़ करना होगा एआई का, ठीक है। ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग ओशन रिसर्च एंड व्हाट आर इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर इंडिया। आपको मैंने बताया कि जो एआई से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया था अभी, तो उसमें क्या था, व्हाट इज एआई। आपको याद होगा मैंने समझाया था, फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एआई। तो आप यहाँ पे जो ओशियन में जिस तरीके से एआई का यूज हो रहा है वो पॉइंट भी आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को वो एक बोलते हैं ना, एक अलग ही लुक देगा, जिससे आपको और मदद मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस में यहाँ पे एनजीओ भी आएगा, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, ठीक है, एंड अदर इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी डाल सकते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अब इसे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैं, उन्होंने 5 पॉइंट रोड मैप ले किया है, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सके और इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर पिलर बनाया जा सके, ठीक है। चलो इतना सब कुछ बात की गई ऑप्टिमिस्टिक। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हाईलाइट हुई हैं। पहली बात तो अभी बहुत कोऑपरेटिव ऐसी हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी उसमें बहुत पुअर है, अभी भी टेक का उन्होंने अच्छे से यूज़ नहीं किया है, और उसमें जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने सही से पार्टिसिपेशन नहीं है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले क्वेश्चन। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जैसे मैं, आप 3-4 लोग एक साथ आएँ, बोले भाई चलो 5 लोग हैं, एक साथ मिलेंगे, रजिस्टर करेंगे और कहेंगे चलो अब हम कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो 5 के 5 मिलके अब हम लोग कोई बिजनेस करेंगे और आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमूल, जो कि 1 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करेगा नेक्स्ट ईयर तक। सोचिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव। वो सब अमूल कोई कंपनी नहीं है, इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या हाईलाइट हुई हैं, जो कोऑपरेटिव नेटवर्क हैं वो नेशनल लेवल पे एकदम कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। अभी भी जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उनके पास क्रेडिट का और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर एक्सेस नहीं है। अगर कोई गांव में है तो आपको लगता है गांव वाले लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी, अगर उन लोगों ने कोऑपरेटिव बनाया, या अर्बन लोगों को दी जाएगी? ऑब्वियसली अर्बन को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अभी भी प्रॉपर आइडेंटिटी या प्रॉपर हम कह सकते हैं पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन लैक करता है, ठीक है। वो क्यों लैक करता है? क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अभी भी नहीं है, ऑल्दो ये सब उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम हाईलाइट हुई है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है प्रीलिम्स के लिए? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। और इसी अमेंडमेंट ने प्रोविजन ऐड किया था फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) के सी में, कि हर एक सिटीजन का ये मौलिक अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट 9B, जिसके अंतर्गत या जिसके अंडर में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हो। इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस था,
अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंटाइटी बन चुकी। पहले क्या हो रहा था, हाँ हम बना सकते हैं, लेकिन अब 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को गारंटी दे रहा है कि भाई साहब आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बनाने से रोकेगा तो मतलब आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं की पिलर्स रिफॉर्म के क्या हैं। जो मैंने कहा ना 5 पिलर्स कहे गए यहाँ पे, देखिए 5 पॉइंट रोड मैप क्या क्या है। पहला है पीपल, हर एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा है या जो जिससे उनका इंटरेस्ट निकल रहा है, उन सबको बेनिफिट होना चाहिए। फिर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। कैसे मजबूत करेंगे, पहली बात तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से बहुत मजबूती मिलेगी, प्लस रूरल पार्टिसिपेशन बढ़ाने से और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। वही सेम चीज़, फिर प्लेटफॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से कनेक्ट करना, किसके साथ, कोऑपरेटिव्स के साथ। पॉलिसी रिफॉर्म्स लाना कि जितने लीगल बॉटलनेक्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी कोई भी कोऑपरेटिव मेंबर गया है गवर्नमेंट के पास, वहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वो लोग सिंपली इग्नोर करते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है चलो साइन करना है, चलो कल करेंगे परसों करेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, लीगल बॉटलनेक होते हैं। तो ये सब रिमूव करने के लिए पॉलिसी रिफॉर्म लाना होगा। फोकस मेन करना होगा फार्मर और लेबरर की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, केवल इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कि एक इंडिविजुअल पे, एज अ होल हमारा मेन फोकस होना चाहिए किस तरीके से फार्मर्स, लेबरर्स, इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हो वुमेन, इन सबको एक प्रॉपर हिस्सा मिल सके जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। और इसी इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड आपको अभी जो आर्टिकल बताया ट्रिनिडाड एंड टोबैको में, वहाँ पे एक और एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। ब्रिक्स समिट जो हुई है, ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई, रिकॉल करिए तुरंत। करेंटली ब्रिक्स समिट कहाँ पे चल रही है, 17th ब्रिक्स समिट चल रही है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही 2025 में इससे क्वेश्चन भी आया था, ब्रिक्स समिट 16 कहाँ हुई थी, कजान रशिया में हुई थी। और उसका थीम क्या था, थीम जो आप नोटिस करोगे वहाँ पे वो मल्टीकल्चरलिज्म लिखे थे, बट वहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म था वहाँ का सही राइट, ठीक है। तो इस तरीके से गलत किया था उन लोगों ने। ओके तो ये है मेन कंटेंट, जिससे देखिए मैंने कनेक्ट किया। अभी मैं मेरा फोकस ये रहता है कि मैं आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ो, उससे और कई चीज़ें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपके पास जाती रहनी चाहिए। अब देखते हैं अचीवमेंट क्या क्या है। पहली बात तो 1.25 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म हुई हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सक्सेस कह सकते हैं। इंडिया की पहली जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है वो बनाने की बात की गई है, 3 टायर कोऑपरेटिव सिस्टम की बात की गई है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि 1.25 लाख बन चुकी हैं, इनको बनाने की बात की गई है कि हमारा ये गोल है। ये कहीं ना कहीं एक सक्सेस भी होगी इंडिया के लिए अगर ऐसा हो जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, वही सेम चीज़ जो यहाँ की पिलर्स हैं, इन्हीं में से एक एक सोल्यूशन निकालो। डिजिटल इंटीग्रेशन होगा तो उससे और अच्छा होगा। यूथ इन्वॉल्वमेंट जितना होगा उससे एंटरप्रेन्योरशिप और ज़्यादा बढ़ेगी। जो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज, इन सब का लिंक करना होगा। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर अलग काम कर रहा है, डेयरी अलग, फिशरी अलग, इन सबको एक साथ लिंक करना होगा एक प्लेटफॉर्म पे। और इनको फाइनेंशियल कोऑपरेशन अच्छे से, इनको एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, ठीक है, जिससे इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ हो सके। क्योंकि जब इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ होगी तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जब वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी है वो क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। और इनइक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 4th रैंक पे रखा है इक्वालिटी के स्टेटस पे। लेकिन उसके ऊपर कंसर्न क्यों उठाया गया है, कंसर्न इसलिए उठाया गया है क्योंकि जिस डेटा पे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को रैंक किया है 4th, वो डेटा कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल है, ओल्ड है। ये कहता है कि इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.3% तक कम हो चुकी है। और इंडिया में जो पॉवर्टी लेवल है वो भी कम हुआ है। लेकिन क्या एक्चुअली में 2.3% एक्सट्रीम पॉवर्टी है? नहीं, इंडिया में और ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा केवल ये रहा हूँ, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या आ रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ में सब कुछ आ रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये नहीं केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें स्ट्रेंथन कर देना है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है हमें हर एक चीज़ कवर करनी है जिससे हर एक इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। अगेन आप 2011 में क्वेश्चन, in India, which of the following have highest share of distribution of credit to agriculture and allied activities? Commercial bank, cooperative, regional, rural, microfinance. Although ये commercial bank ही अभी भी commercial bank ही ऐसे होते हैं, पर commercial bank क्या है, PNB, Bank of Baroda, SBI, तो अभी भी गांव शहर में इन्हीं की प्रेजेंस ज़्यादा है कंपेयर टू cooperative, regional, rural बैंक। लोगों को इन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है कंपेयर टू cooperative बैंक। बट हमें सिचुएशन ऐसी लानी होगी कि जिससे cooperative बैंक्स में भी अच्छा एक
ट्रस्ट बिल्ड हो सके। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब वो अंदर से स्ट्रेंथन होंगे। कैसे स्ट्रेंथन होंगे? जब इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी? जब रूरल का अच्छे से पार्टिसिपेशन होगा। रूरल पार्टिसिपेशन कब अच्छे से होगा? जब सब में इक्वली प्रॉफिट डिवाइड होगा, सबको इक्वल बेनिफिट मिलेगा। इक्वल बेनिफिट कब मिलेगा? जब काम ट्रांसपेरेंट होगा। और काम ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? जब लीगल बॉटलनेक्स कम होंगे। लीगल बॉटलनेक कैसे कम होंगे? जब पॉलिसी रिफॉर्म्स आएंगे। पॉलिसी रिफॉर्म्स कब आएंगे? जब गवर्नमेंट सोचेगी अब मुझे लाना है। आप सोच रहे हैं? आप दोबारा सुनिए जो मैंने कहा, कैसे टॉपिक एक से दूसरे कनेक्ट हो रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट। केवल एक वर्ड को पढ़ के उससे पूरा कनेक्शन मत निकालिए आप कभी भी, ठीक है? चलिए, लास्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इसमें आपका इंक्लूसिव ग्रोथ भी आएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह आर्टिकल बात करता है जो इंडिया की हाउस होल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है वो 29.7% हो चुकी है जीडीपी का, ठीक है? मान लो जीडीपी 100 रुपये है तो 100 रुपये में 29 रुपीज़ ही केवल सेव हो रहा है, ठीक है? ये लोवेस्ट है 4 डेकेड में, पिछले 40 साल का सबसे लोवेस्ट ये फिगर है कि होल जीडीपी का केवल 29.7% ही सेव हो पा रहा है। अब बोलते हैं ऐसा क्यों? कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग होती है, घर में जो लोग सेविंग करते हैं, वो ड्रॉप हो गई है, ठीक है? ये मैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो हाउस होल्ड सेविंग है वो ड्रॉप हुई है, 11.5% से 5% तक गिर गई है सेविंग। आप समझ रहे? ये हाउस होल्ड सेविंग की बात कर रहा हूँ, ये ओवरऑल डोमेस्टिक सेविंग की बात हो रही है, ठीक? अब यहाँ पे जो हाउस होल्ड है, सेविंग तो पहली बात नहीं हो रही, प्लस इनका डेट लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कहाँ पे ज़्यादा इंसान खर्चा करता है, क्यों लोन लेता है? पहली बात तो जब कंजम्पशन करना हो, दूसरा आता है एजुकेशन, तीसरा आता है घर। मैं तो एक और चीज़ ऐड करता हूँ, आजकल कार वगैरह, आजकल इतने सस्ते पे कार मिलने लगी हैं। सस्ते मतलब कार का प्राइस वही है, लेकिन बैंक वाले फाइनेंस इतनी जल्दी करते हैं कि भाई साहब चलो ठीक है, आपको हम 90% तक फाइनेंस करने के लिए रेडी हैं। सोचिए क्या मतलब 90%, मतलब 10% दो। 8 लाख की कार है, 80-90 हज़ार सबमिट करो, आप ले जाओ कार को, बाकी महीने महीने दो। तो इससे कहीं ना कहीं डेट बढ़ता है, लायबिलिटीज़ बढ़ती है, ठीक है? और जो फाइनेंशियलाइजेशन है सेविंग का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कैसे? लोग अब म्यूचुअल फंड, एसआईपी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या वो सेफ़ है? कहा जाता है सेव है, लेकिन अभी भी एडिक्वेट सेफ्टी नेट्स नहीं है। मार्केट इकोनॉमी अभी भी प्रोन टू सर्टेन डिजास्टर हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है? इस वजह से ये भी एक कारण है जिस वजह से डोमेस्टिक सेविंग कम हुई होगी। प्लस जो फिजिकल सेविंग्स है जैसे गोल्ड, लैंड, इनकी कमी भी आई है। प्लस लोगों ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करना भी कम किया। अब सोचो क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कौन सोचेगा 50 साल तक, छोड़ो, चुपचाप अभी पैसा मिल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, वन लाइफ वन में पूरा एंजॉय करो, ये माइंडसेट है लोगों का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है ओवरऑल इकोनॉमी को, ठीक है? कॉसेस क्या है? पहला कॉस ये कहा जा रहा है जो कोविड की वजह से ये जो इकोनॉमिक शॉक्स आए थे वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है जिसकी वजह से लोग ऐसा कर रहे होंगे। कोविड समय पे सेविंग रेट बढ़ा था, नो डाउट, लोग सेविंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड हटा वो सेविंग भाई साहब 100 रुपये नहीं किए थे, 120 के मुकाबले खर्चा कर रहे हैं, ठीक है? बोलते हैं देयर इज़ नो टुमारो, ऐसी खर्चे। और जैसे बोलते हैं ना, इंसान एकदम सदमे में चला गया कि बच गए कोविड से, अब बस खर्चा करो, लाइफ पे फोकस करो। इन्फ्लेशन और अर्बन लाइफस्टाइल प्रेशर भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है। लोग सेव करने सारा सोचते हैं, हमें दिखावट कितनी अच्छे से हम कर सकते हैं, हमें फोकस वहाँ करना चाहिए। प्लस जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जनरली पीएफ हो गया, ठीक है? सेविंग में, पोस्ट बैंक में सेविंग होती है, इनके इंटरेस्ट बहुत लो हैं। इवन दो फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें, एफडी की बात करें, वो भी इंटरेस्ट 5%, 6%। पोस्ट डिफॉल्ट डिपॉजिट का इंटरेस्ट कितना है? 10-10 साल, 20-20 साल के लोग मैच्योरिटी पीरियड डालते हैं। तो इस वजह से लोग इंटरेस्ट नहीं दे पाते। खासकर अगर एसआईपी में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं 12%, 15%, 20%। लोग कहते हैं बस यही सबसे बढ़िया है, ठीक है? लोगों का इसी वजह से शिफ्ट हुआ है प्रेफरेंस मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ। वो लोग सोचते हैं कहाँ इन स्मॉल लो इंटरेस्ट, जहाँ पे इन लो सेविंग इंटरेस्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें? बढ़िया एसआईपी म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक में डालो, एक दिन में करोड़पति बनेंगे, ऐसा माइंडसेट हो गया, ठीक है? तो इसका वे फॉरवर्ड क्या? पहले तो हमें जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जैसे पीपीएफ, किसान विकास पत्र, इन सबको हमें दोबारा रीवैम्प करना पड़ेगा, री इमेजिन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। इसका इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो लोग और ज़्यादा इससे
इसके लिए इसकी तरफ इंक्लाइन होंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि फिजिकल गोल्ड नहीं, आप ये इस गोल्ड में जितना भी खरीद, मान लो आपने 2,000 रुपये का सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, दैट मीन्स आपके पास 2,000 के इक्विवेलेंट में पैसा आ चुका है जो कि गोल्ड के बराबर है, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड डाला 4 साल का, आरबीआई इसको कर, लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनली इसको बंद भी कर दिया था, ठीक है। देखिए मैं आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब कभी मैं कोई टर्म बोलूँ तो उसको आप जरूर इंटरनेट पे सर्च करिए, व्हाट इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, व्हाट इज सोवरिन बॉन्ड, किस तरीके से बॉन्ड का यूज़ करके गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है, कैसे बॉन्ड का यूज़ करके इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। हमें माइक्रो सेविंग प्रोडक्ट्स जो हैं उसको प्रमोट करना होगा। माइक्रो सेविंग प्रोडक्ट्स क्या, छोटे छोटे सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, उस पर ध्यान देना होगा, बजाय ये जो हम बोलते हैं ना एसआईपी को, म्यूचुअल फंड को डीमोरलाइज या डीमोटिवेट नहीं किया है, सिंपल सा कहा है कि गवर्नमेंट के पास जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। टैक्स इंसेंटिव दिया जाना चाहिए उन लोगों को जो पेंशन स्कीम में एनरोल कर रहे हैं, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम में एनरोल करते हैं, उनको इंसेंटिव मिले कि भाई साहब चलो आपने न्यू पेंशन स्कीम में किया है, हम आपको इंसेंटिव देते हैं। एआई प्लेटफॉर्म का, फिनटेक टूल का यूज़ होना चाहिए, जिससे जो स्मॉल सेवर्स हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट को सेव करते हैं, उनको मदद मिल सके, जो स्मॉल इनकम ग्रुप है उनको भी मदद मिल सके। हमें न्यू नेशनल सेविंग अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करनी होगी, जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जा सके लोगों को, जिससे लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लग सके व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन है इन सारी चीज़ों का। इसके लिए ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जामिन द रीसेंट डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया। एग्जामिन करो क्या डिक्लाइन हुआ है, क्यों डिक्लाइन हुआ है, मैंने आपको समझा दिया। व्हाट आर द कॉजेस, कंसर्न्स एंड पॉसिबल पॉलिसी मेजर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या मेजर्स हैं, इन सब का यूज़ करके आप आंसर को दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।